हेलो, नमस्कार, वेलकम टू फ़िल्म की बात। दोस्तों, वैसे तो फ़िल्म की बात में हम बहुत सारे आर्टिस्टों से मुलाकात करवाते हैं आपकी, अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल रिव्यूज़ एंड ऑल। लेकिन आज मैं क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है और तेज़ी से जो है मौसम बदल रहा है चुनाव का और काफ़ी सरगर्मी हो रही है इस गर्मी के मौसम में। तो हमारे साथ आज जो कलाकार जुड़े हुए हैं, वो उनके बारे में मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको कि हुआ ये था कि जब ये चुनाव स्टार्ट हुआ था तो अराउंड 400 पार के एक नारे से स्टार्ट हुआ था, जो उस वक़्त लग रहा था कि हाँ, ये ऐसा ही शायद होने वाला है। लेकिन तभी एक शख्स ने एक वीडियो बनाया और वो वीडियो जो है इस हद तक वायरल हो गया कि लोगों की आँखें जैसे खुल गई। मतलब उन्हें शायद रियलाइज़ हुआ कि शायद हम कुछ ये जो 400 पार है इस तक ले जाएँगे किसी एक पार्टी को या किसी एक व्यक्ति को, तो वो देश के लिए एक खतरा हो सकता है। तो वो वीडियो बनाने वाले थे ध्रुव राठी और आप जानते ही हैं कि उसके बाद कैसे समीकरण बदले हैं चुनाव के। तो आज हमारे साथ जो कलाकार जुड़े हुए हैं वो ध्रुव राठी के लिए लिखते हैं। बहुत सारी कविताएँ ध्रुव ने अपनी आवाज़ में उनकी प्रेज़ेंट करी है जो वायरल है आज की डेट में। तो आज हमारे साथ हैं विजेता दहिया और विजेता दहिया ना सिर्फ़ एक राइटर हैं बल्कि एक डायरेक्टर भी हैं। बहुत सारी इन्होंने हरियाणवी फ़िल्में डायरेक्ट करी हैं, बनाई हैं जो स्टेज ऐप पर अवेलेबल है। तो विजेता भाई आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ पाकर। बहुत-बहुत शुक्रिया सजीव भाई, ये मेरे लिए भी बहुत खुशी का मौका है, आज इस चर्चा में शामिल होने का। जी, विजेता भाई तो जैसे कि मैंने बोला कि एक चुनाव का एक जो माहौल है वो काफ़ी बदला-बदला सा लग रहा है। तो आप हरियाणा से बिलॉन्ग करते हैं और ध्रुव भी हमारे हरियाणा से ही हैं। तो मैं जानना चाहूँगा जी, कि हरियाणा में इस वक़्त क्या चल रहा है? एक छोटा-सा चुनावी आपसे आकलन ले लेते हैं कि क्या माहौल है? हवा किस तरफ बह रही है? हरियाणा में तो देखिए मतलब पहले से ही बीजेपी का काफ़ी वो चल रहा है थोड़ा जी। इश्यू, क्योंकि यहाँ पे वही है कि डबल इंजन वाला मामला था। हुँ, तो काफ़ी कुछ बीजेपी का लोगों ने मतलब सस्टेन कहा है, और जी। एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर होता है। हुँ, और जो यहाँ पे सीएम थे मनोहर लाल खट्टर, उनको भी हटाना पड़ गया, तो ये भी अपने आप में एक तरह का इससे भी दिखता है कि हुँ, कहीं न कहीं सरकार को ज़रूरत फ़ील हुई कि चलो किसी एक को स्केपगोट बना के इसको साइड किया जाए, ताकि इसको हटाने के चक्कर में लोग सब कुछ भूल जाएँ। हुँ, तो वही है सर कि इससे लोग बहुत सारे लोग आर्मी में जाते हैं तो उसमें अग्निवीर आ गया, और हरियाणा के ही वो युवा थे जो इज़राइल गए जी, नौकरी हुँ, पाने के लिए। तो बस ये तमाम मुद्दे हैं, किसानों वाला जो मुद्दा था वो भी, पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं, मेजरली यहाँ के लोगों को एमएसपी मिलता रहे। हुँ, तो इसीलिए ये था कि वो जो पूरा किसान आंदोलन था वो सबसे डोमिनेंट इन स्टेट में था। हालाँकि और भी स्टेट के किसानों ने जॉइन किया था। हुँ, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनसे हरियाणा के लोग बहुत ही ज़्यादा डायरेक्टली अफेक्ट हुए। तो पहले तो अदरवाइज़ ये होता था ना कि यार राजनीति से क्या फ़र्क पड़ना है हमें। तो अब लेकिन इस बार ऐसी इतनी सारी चीज़ें हुई जहाँ पे लोगों ने डायरेक्ट अपने ऊपर इफ़ेक्ट पड़ते हुए देखा। तो इसलिए थोड़ा-सा हाँ, बीजेपी के यहाँ थोड़ा-सा मुश्किल का मामला है अब। ओके। ये जो आप और जो ध्रुव की जो आवाज़ आती है, वो एक तरीके से सत्ताधारी पार्टियों को चैलेंज करती है। एक तरीके से उनको उनको चेताती है कि भई आप ये कर रहे हो, शायद ये गलत हो सकता है, इसके परिणाम ये हो सकते हैं। तो एक तरह की जो समर्थक हैं या कह लीजिए एक सेल है, कह लीजिए आईटी सेल या जो भी है, वो एक तरह से एकदम हावी होके, आक्रामक होके गालियाँ देकर बात करने लग जाता है ऐसे लोगों के ऊपर। तो कभी आपको इस ट्रोलिंग से डर लगा? सर ये देखो, हम तो बुद्ध ने एक जो बात कही थी ना, हम लोग उसी को मानते हैं कि उसने गालियाँ दी, मैंने ली ही नहीं। गालियाँ उसी के पास रहेंगी। एग्ज़ैक्टली। ठीक है, कोई आदमी अपना मुँह खराब कर रहे हैं, मैं तो उनसे भी देखिए एम्फैसाइज़ करता हूँ कि अगर कोई आदमी जैसे किसी अनजान आदमी को गाली दे रहे हैं, कहीं न कहीं वो ही बेचारा है। हुँ, मुझे ये लगता है कि कुछ ना कुछ तो उसके अंदर कोई पीड़ा है। एग्ज़ैक्टली। अदरवाइज़ कोई बिल्कुल ही अनजान आदमी कि मेरे से कोई पर्सनल खुन्नस नहीं है, कुछ नहीं है। कहीं न कहीं वो पीड़ा में है और वो उसी को ही निकाल रहे हैं, है ना? हुँ, लेकिन बस ये है कि लोग ये नहीं समझते कि भई उसको गाली दे के कुछ नहीं होगा, है ना? उससे तुम्हारी पीड़ा दूर नहीं होगी। हुँ, वो नहीं होती तो हो ही जाती। सही बात है। अब तो सालों से जो है
कभी ध्रुव राठी को, कभी किसी को ट्रोल करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, तो इतने सालों में भी आपकी पीड़ा तो दूर नहीं हुई। तो वही एक तो पीड़ा को जाने कि आपको पीड़ा क्यों हो रही है, क्यों किसी ने आपको इतना ज्यादा अपना वो बना लिया है कि आपको उसका बस आलोचना, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक राइट ही नहीं है, ड्यूटी भी है, बिल्कुल। और उससे आप इतना offend हो रहे हो। तो कोई बात नहीं, ट्रोलिंग करते हैं लोग, करने दो। और कई तो खैर इसमें ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही पेड वर्कर्स हैं, तो मतलब आईटी करते हैं। तो ये भी देखिए बड़ी ही एक पीड़ादायक सिचुएशन है कि कोई आदमी इतना मजबूर हो कि उसको अपना पेट भरने के लिए इस तरीके का एक लो लेवल का काम करना पड़े, है ना। राइट। कि यार तुम्हें वैसे रात तक किसी को गाली देनी है, तो उस आदमी का मन मतलब किस तरीके का होगा, आप ये सोचिए। और उसका जो मन होगा, मन ऐसा तो है नहीं कि भाई दिन भर मैंने गालियां दी, रात को मैंने स्विच ऑफ कर दिया, है ना। मन तो हमारा फिर वैसा ही बनता जाता है कहीं ना। ना कहीं तो इसलिए तो असर इस वजह से इन लोगों की फैमिली लाइफ भी इतनी डिस्टर्ब हो रही होगी। तो मैं कई बार ये भी सोचता हूँ, और उनके लिए मुझे दुख भी महसूस होता है। तो मैं तो उनको यही एडवाइस करूंगा कि थोड़ा सा रेफ्लेक्ट करो, मेडिटेट करो, शांत रहो। और बिल्कुल। हम किसी के खिलाफ नहीं, हम इन्हीं लोगों के लिए तो हम बोल रहे हैं, ताकि राइट। इन्हें इस टाइप का बकवास काम ना करना पड़े। अगर एम्प्लॉयमेंट हो, रोजगार हो, तो हाँ। इनको भी कुछ सम्मानजनक काम मिले, जिसको ये कहीं पे बताए कि हाँ यार मैं ये काम करता हूँ, समाज में कुछ इज्जत। हम्म। बिल्कुल सही बात कही। आई थिंक ये मुझे लगता है कि ये जो स्टेटमेंट आप दे रहे हो, ये हर किसी को सोचना चाहिए इस बारे में बिफोर ट्रोलिंग एनीवन। कि कोई आदमी कुछ बोल रहा है, एटलीस्ट उसकी बात सुन तो लो कि क्या कह रहा है। नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, उसको डिसलाइक मत कर दो, या फिर जो भी करना है एटलीस्ट गालियां ना निकालो, एटलीस्ट इस तरह से ट्रोल मत करो कि वो उसे अपना अकाउंट बंद ओके, करना पड़े। जैसे एग्री करने का भी एक तरीका होता है। आप डिसेंसी को छोड़ने का कोई भी बहाना नहीं। नहीं है बात। राइट। मेरा मन है चाहे आपको किसी की बात कितनी ही गलत लगे, आप बदतमीजी पे उतर आए, इस चीज का कोई भी वैलिड एक्सक्यूज नहीं। तो इट रिफ्लेक्ट वेरी पुअरली ऑन अ पर्सन कैरेक्टर, कि भाई तुम्हारा खुद का चरित्र कैसा है, आप वही दुनिया के आगे जग जाहिर करो। बिल्कुल। तो विजेता भाई, कुछ आपने बहुत सारी कविताएं लिखी उनके लिए, ध्रुव के लिए। तो उनमें से कोई आपकी जो बहुत फेवरेट हो, जो आपको लगता है कि यार ये मैंने मतलब उसे लिखकर आपको बहुत आनंद आया हो या बहुत सेटिस्फेक्शन महसूस हुआ हो, थोड़ा सुना दीजिए उसको, अगर आप सुना पाए तो। तो सर एक जैसे ये मैंने लिखी थी कि अ, सच के ऊपर मतलब कविता लिखी थी। एग्जैक्टली तो मुझे शायद याद नहीं होगी, बट मैं कोशिश करूँ। तो इसमें मैंने ये कहा है कि सच परेशान हो सकता है और पराजित, सच परेशान हो सकता है और पराजित भी। सच को अंधेरी रात में 3 बजे शमशान में जलाया जा सकता है। सच को झूठे केस के अंदर फंसाया जा सकता है। कई महीने या कई साल तक जेल में तड़पाया जा सकता है। सच को गवाहों की लाशों के ढेर में दबाया जा सकता है। सच को खरीदा जा सकता है, सच को झुकाया जा सकता है। सच वह मार्गदर्शक है जो समाज को अंधकार में डूबने से बचाता है। लेकिन सच कोई योद्धा नहीं है, सच कोई सूरज नहीं है। सच है एक निरीह सफेद कबूतर, जिस पर नजर टिकाए रहती है खूंखार बिल्लियां। सच है एक निरीह सफेद कबूतर, जिस पर नजर टिकाए रहती हैं खूंखार बिल्लियां। सच को बचाना पड़ता है, डर का जाल तोड़कर जोर जोर से सच बोलना पड़ता है, वरना सच परेशान भी हो सकता है, पराजित। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मतलब आई थिंक सच को एक निरीह कबूतर के रूप में शायद इससे पहले कभी क्या कहते हैं, मतलब बताया नहीं गया जिस तरह से आपने यहाँ बहुत ही इसलिए लोग, बहुत यही ही। इस कविता के पीछे मेरी वो थी कि हम शायद एक डिल्यूजन में जीना चाहते हैं कि यार अल्टीमेटली सब अच्छा होगा। यस यस। लेकिन अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री को देखते हैं तो ऐसा है नहीं। और बहुत सारे हम एग्जांपल्स देखते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। देख लिया आप, कोई भी जो क्राइम होते हैं, आप देखिए मर्डर के केस में भी कन्विक्शन रेट इतना कम है, जबकि सच्चाई तो यह है कि मर्डर
मर्डर तो हुआ है, इसमें तो कोई झूठ हो नहीं सकता। हम्म, लेकिन आप देखिए कि कन्विक्शन रेट कितना ज्यादा कम है, यानी कि जिसने मर्डर किया कभी भी उसका पता ही नहीं चला कि सही किसने बात। मर्डर किया, और सच हमेशा के लिए मतलब दबा दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस। पॉलिटिक्स में भी हमने बहुत सारी ऐसी चीजें जहाँ पे सच दब जाते हैं, उसके लिए आपको एफर्ट मारना पड़ता है तभी सच में। एग्जैक्टली, बहुत ही बढ़िया बात। तो विजय भाई, आपका एक और एस्पेक्ट है, आप एक हरियाणवी राइटर डायरेक्टर हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइए कि आप हरियाणा से हैं, और इसके अलावा आपकी जो ये शुरुआत है लिखने की, ये कहाँ से हुई और कैसे आपने शुरू किया, फिल्मों में आना कैसे हुआ, थोड़ा सा अगर आप बता पाएं तो ब्रीफ में। सर मैंने दो फिल्में, फीचर फिल्में मैंने दो बनाई हैं। जी। तो एक तो फीचर फिल्म है दरारें, 90 मिनट की, 1 घंटा की। हम्म। और एक वेब सीरीज है ऊपरी पर आई, ये है मतलब 5 एपिसोड है 20-25 मिनट के, तो ओवरऑल करीबन 2 घंटे की है। ठीक है। इसके अलावा मैंने शॉर्ट फिल्म्स बनाई है, एक टेक केयर के नाम से मतलब शॉर्ट ठीक है। फिल्म बनाई है, हम्म। कुछ गाने बनाए हैं। तो ये सारा जर्नी है। तो मैं लिखता हूँ और अपनी फिल्मों को डायरेक्ट और एडिट भी मैं ही करता हूँ। तो ये मेरी जर्नी है, और लिखना जो है मैं बचपन से लिखता रहा हूँ। और लेकिन जैसे लिखने को एक करियर की तरह नहीं देखा जाता है नॉर्मली, तो मेरा भी ऐसा नहीं था। हालांकि लिखने का शौक ये है कि बचपन से बस पढ़ते थे, तो जो आदमी पढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि आप कुछ बीज अगर बोओगे तो कुछ ना कुछ फूटेगा भी। पढ़ना शायद ऐसा ही है कि जब आप इतना कुछ पढ़ते हो, हम्म। ऑटोमेटिकली आपके अंदर से कुछ ना कुछ निकलता है। तो बचपन में ही लिखना स्टार्ट कर दिया था। फिर जैसे मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो जो होता है कि भाई इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ या लॉयर बन जाओ, है ना, जो कुछ यूपीएससी कर लो, हाँ। यही सब था। तो वही कर ली थी, फिर जॉब वगैरह लग गई। तो फिर उसमें धीरे धीरे बस कुछ कुछ करते हुए कई सारी नौकरियां थी, ज्यादा डिटेल में अब क्या बताऊँ, बट फिर ये है कि अभी फुल टाइम धीरे धीरे कोशिश करके फुल टाइम राइटिंग और फिल्म मेकिंग उसमें। अच्छा, आपने यूपीएससी क्लियर करी थी? नहीं नहीं, मैंने कोई क्लियर नहीं किया, मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि भाई जैसे हाँ हाँ मिडिल हाँ। क्लास में होता है कि तीन राइट। चार भी ऑप्शंस होते हैं। तो उस तरीके से ही बस कि वही मैंने भी इंजीनियरिंग कर ली थी। तो अच्छा। इंडिया के काफी रेप्यूटेड कॉलेज है, तो वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है। कैंपस प्लेसमेंट हो गई थी, तो फिर एक कॉर्पोरेट में जॉब की, तो इस तरीके से फिर फाइनली आप वो फाइनली कर वो रहे हैं जो जॉब क्विट की। करता है करना। फाइनली आप वो कर रहे हैं क्या जो, सर? मैं कह रहा हूँ फाइनली अब आप वो कर रहे हैं जो हाँ, आप हमेशा। फाइनली तो मैं कर रहा हूँ कि हाँ, जो मेरा हमेशा से मन था। तो हम्म। कई बार पूछते हैं कि यार इंजीनियरिंग करके कॉर्पोरेट जॉब करके इसमें कैसे आ गए, तो यही कहता हूँ कि यार आना तो इसी में ही था, बस ये है कि पहले भटक रहे थे, और अब जैसे कि आप कहते हैं ना कि होम कमिंग हो गई अपना, वापस जहाँ पे आना था अपने उस घोंसले में आ गए। हम्म। जी, अब तो वैसे ये रीजनल मूवीज जो हैं आजकल बहुत, हर जगह की जो मूवीज बन रही हैं बहुत टॉप क्वालिटीज बन रही हैं। जैसे अगर हम देखें तो साउथ की तो जी खैर सारी फिल्में शानदार बनती हैं, हर रीजन जी की। जी। खासतौर पर अब नॉर्थ इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में खासतौर पे एक बड़ा वो देख रहे हैं हम लोग। पंजाब तो ऑलरेडी है ही, हरियाणा भी काफी छोटा स्टेट है, लेकिन बावजूद इसके वो बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्शंस कर रहे हैं। लेकिन आज जैसा भी दादा लक्ष्मी बनाई है यशपाल जी ने, तो ऐसी आई थिंक ये मूवीज जो हैं ये एक बड़े लेवल पर जाके लोगों को हिट कर रही है। तो आप क्या देख रहे हैं हरियाणा में जो एक रीजनल फिल्म इंडस्ट्री है, उसकी ग्रोथ आप किस तरह से देख रहे हैं, और अपने आप को आप क्या देखना चाह रहे हैं? मतलब अभी आप हरियाणा में ही अपने आप को रखना चाह रहे हैं, या फिर बॉलीवुड की तरफ भी जाना चाहें? सर देखिए, मतलब मैं एक तो ये चीज कहूंगा कि ना ज्यादातर रीजनल इंडस्ट्रीज वाले, खासकर जैसे हरियाणा में भी, और इवन जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री या पंजाबी में आप देखो, तो ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि वो इसको एक स्टेपिंग स्टोन की तरह देखते हैं, और फिर ये देखते हैं कि यार बॉलीवुड इज ऑब्वियसली एक हायर अप चीज हम्म। है ना। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे तमिल तेलुगु सिनेमा को देखकर बहुत सारे बॉलीवुड वाले लोग राइट। तमिल सिनेमा में जा एग्जैक्टली। रहे हम्म। हैं। तो वही है कि आप वॉल्यूम में या स्केल में तो चलिए हरियाणवी इंडस्ट्री मतलब उस लेवल में पता नहीं कब पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन ये है कि भाई क्वालिटी के लेवल में
कोई आपको रोक नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑलरेडी पहुंच गए उस लेवल पे, अब तो काफी ग्रो करना है। बट द थिंग इज कि आपको अगर एक अच्छी फिल्म बनानी है और बनाओ, आप हरियाणवी में बनाओ या हिंदी में बनाओ या बॉलीवुड में बनाओ। मेनली ये है कि आप मतलब क्वालिटी शुड बी द डेस्टिनेशन, मतलब मेरा ये मानना है क्वालिटी शुड बी द गोल, बजाय कि ये सोचने के कि यार एक दिन में 100 करोड़ की फिल्म बनाऊंगा या एक दिन में 1000 करोड़ की बनाऊंगा। इवन जिन फिल्मों को मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ वो भी उस तरीके की ही, उनमें कई सारी ऐसी फिल्में जो काफी लो बजट में, अभी जैसे लापता लेडीज भी आई, तो ये भी काफी अच्छी लगी। और कई बार ये होता है कि इतने बड़े बजट की फिल्म होती है वो अच्छी नहीं होती। हाँ, ये रीजनल फिल्म से भी बात करें, जैसे फहद फाजिल जो बहुत ज्यादा पसंद है, उनकी मैंने उमलंगी नाइट्स, महेश प्रतिकारम, फ्रांस, सजान प्रकाशन, बहुत सारी उनकी देखी है। और मुझे कोई जरूरत फील नहीं होती कि फहद फाजिल किसी दिन बॉलीवुड में आए। राइट। तो थैंक्स टू सब टाइटल थिंग, और अब तो खैर डब होके भी मतलब इनफेक्ट आ रही हैं। अभी मंजूबल बॉयज मैंने हिंदी में ही देखी, ये जो जहाँ पे है। और मुझे इनफेक्ट ये चीज ज्यादा पसंद इसलिए क्योंकि एक फिल्म मेकर थे, उन्होंने कहा था कि आप सबसे अच्छी कहानी वो बता सकते हो जो आपके दिल के करीब है, जो आपने अपने आसपास दी है, तभी उसमें ना एक डेप्थ आती है ना। और ये होता है कि जब आप एक ऐसी चीज बनाओ ना जो सब लोग देखें, तो वो क्या होगी कि उसमें ना गहराई होने का स्कोप थोड़ा सा कम हो जाता है। क्योंकि कोई एक फिल्म जो हर किसी को पसंद है ना, बच्चे को, बूढ़े को, आदमी, औरत, और इंटेलेक्चुअल और वैसा, और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, सबको पसंद है। इसके लिए वो वैसी ही कुछ फिल्म हो सकती है कि चलो भाई थोड़ा मसाला हो गया, थोड़ी सी ऐसी वैसी कहानियों की, लार्जर देन लाइफ। लेकिन जब आप देखो कि बहुत ही एक दिल को छूने वाली फिल्म है, वो बहुत बड़ी वैसी मतलब ब्लॉकबस्टर्स नहीं होती और नॉर्मली, और उसकी जरूरत भी नहीं है कि वो हो। राइट। तो आई थिंक कि छोटी छोटी फिल्में बनती रहें, उनकी जो निश ऑडियंस उनको देखते रहें। और कुछ बड़े पेड़ों की बजाय मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसा गार्डन हो जहाँ पे यार कुछ फूल यहाँ खिले हैं, कुछ यहाँ खिले हैं, कुछ वहाँ खिले हैं। बहुत ब्यूटीफुल थॉट है। अभी मैं बताऊं आपको, जैसे मंजूमल बॉयज है, मेरे ख्याल से वो फिल्म बनी है शायद, आई थिंक 8 करोड़ में शायद कुछ बनी है। और वो फिल्म जो है कम से कम 135 करोड़ कमा चुकी है। आप सोचिए कितना बड़ा बिजनेस है उसका। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे अभी, जिस फाफा की आपने बात करी, तो आवेशम जो है, आवेशम तो डब भी नहीं हुई है, अमेजोन प्राइम में डब भी नहीं हुई है, बावजूद इसके लोग इसको इतना देख रहे हैं, मलयालम में देख रहे हैं लोग उसको, हैरानी होती है। तो राइट, राइट। बिल्कुल। और उसमें भी सर, आवेशम से जैसे मैं इंटरप्ट करूंगा कि उसमें भी देखिए बहुत अच्छी चीज क्या दिखती है उसमें, कि जैसे जब हम बात करते हैं ना कि यार रीजनल से क्या तुम कभी बॉलीवुड भी जाओगे, हम्म। तो इसी सोच का ना इम्पैक्ट फिल्मों पे भी दिखते हैं। हाँ। कि लोग क्या करते हैं कि उन्हें ये लगता है कि यार मैं चलो कुछ बड़ी फिल्म बनाता हूँ, तो क्या करते हैं कि बॉलीवुड में चीजों को जिस तरीके से दिखाया जाता है, जो एक्शंस होते हैं, वो वही चीज रेप्लिकेट करने की कोशिश करते कोशिश हैं। करते हैं, हाँ। लेकिन आप ये आक्षम में देखो, वो बॉलीवुड को एक नई सोच दे रही है नहीं कि भाई सोचते। एक बंदा है कि मैं मारूंगा नहीं, हाँ। है ना। जबकि अभी तक हमने क्या देखा है कि यार हीरो को मतलब सारे फाइट सीन मुझे दे दो, राइट। है ना, मुझे शूट भी करना है, घुसे भी चलाने हैं, लाठी भी मारने हैं, ऐसे सीन वैसे सीन। इसमें उल्टा ही कर दिया कि भाई मैं वो नहीं दूंगा, और इसमें कॉमेडी जनरेट कर दी। हम्म। तो कितनी सारी ऐसी चीजें हैं। और इसका भी आप असर देखिए कि बॉलीवुड बहुत सारे आइडियाज मतलब साउथ सिनेमा से चुरा रहे हैं। तो चुरा क्या रहे हैं, मतलब ले रहे हैं जैसे। एग्जैक्टली। तो मैं वही कह रहा हूँ, हरियाणा में भी जैसे आप लोगों ने जो अपने आसपास जिंदगी देखी है, और जो अपने बहुत बारीक चीजें होती है ना, हर हर स्टेट की, हर जगह की, रीजन की, वो आप लोग पकड़ सकते हैं, वो शायद कोई बॉलीवुड का डायरेक्टर शायद नहीं पकड़ पाएगा। तो आप लोग को, मुझे लगता है कि आप लोगों को ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए अपनी रीजनल मूवीज के ऊपर। आई थिंक लोग कर भी रहे हैं, अब तो बहुत मूवीज आ रही हैं। आई थिंक दादा लक्ष्मी ने काफी एक अच्छा एक स्टैंडर्ड सेट किया है। लक्ष्मी जी बहुत ही कमाल की मतलब फिल्म थी दादा लक्ष्मी, जो हरियाणा के सूर्य कवि जी। कहा जाते हैं, पंडित लक्ष्मीचंद। लक्ष्मी चंद, हाँ। तो वो एक ऐसा नाम है कि शायद हरियाणा में शायद ही कोई हो जो ना जानता हो। ना जानता हूँ, और एग्जैक्टली। आप जो मतलब हरियाणा का जो थिएटर है, एक डांस ड्रामा है, उसके वो सबसे बड़े प्रोपोनेंट रहे हैं। राइट। और मात्र 40 साल की उम्र में ही उनकी डेथ भी हो गई थी। और वैसा जमाना जब ना कोई टीवी था ना कुछ और था, लाइक
1901 में पैदा हुए थे, 42 में उनकी डेथ हो गई थी। पर उस समय पे किसी का इतना ज्यादा फेमस होना कि बहुत बच्चा बढ़िया। बच्चा उनको जानता हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बड़ी बात है। और वो फिल्म भी यशपाल सर ने ही डायरेक्ट करी थी और उन्होंने उसमें रोल भी किया था। बहुत ही शानदार फिल्म है। अब तो ओटीटी पे भी है, स्टेज ऐप पे, तो देखनी हम्म, चाहिए लोगों को। बिल्कुल जी। लेकिन आपकी दोनों मूवीज में अभी तक नहीं देख पाया हूँ, पर मुझे देखनी है। थोड़ा सा बताइए उनके बारे में कि वो है किस विषय के ऊपर। ओपरी पराई और दरारें। दरारें। दरारें बड़ी मतलब सिंपल कहानी है। 3 भाइयों की कहानी है। जो बड़े भाई भाभी हैं, उन्होंने दोनों भाइयों का मतलब काफी ख्याल रखा है। और अब उनके घर में एक बंटवारे की मतलब हम्म। सिचुएशन आ गई। ओके। तो ये बस एक जर्नी चलती है, मतलब 3 भाइयों के प्यार और तकरार की। और मेरा मतलब मानना है कि जैसे जो एक कन्वेंशनल फिल्म मेकिंग नॉलेज जो दी जाती है, सिखाई जाती है, वो होता है कि कुछ अलग सोचो, है ना। तो लोग कहते भी यार यार ये तो बड़ी अलग सी चीज है यार, ये तो बड़ी फिल्मी है, इस पर तो फिल्म बननी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि फिल्म शुड बी काइंड ऑफ अ हायर रियलिटी। जैसे होता है ना कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, हम किसी चीज को इतना बारीकी से तो ऑब्जर्व नहीं करते, हम्म। चीजें चल रही हैं कुछ। लेकिन फिल्म में क्या है कि एक लॉन्ग टेक है, या आप किसी को उसके बेडरूम में भी देख सकते हैं। तो एक हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं, आपने उनको कब ऐसा होगा कि आपने उनकी क्लोजली इतनी बात सुनी। आप अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से बात कर रहे हो तो एक अलग बात, राइट। लेकिन आप दूसरों की बात सुन सकते हो, या इवन खुद का बिहेवियर आप जब स्क्रीन पे देखते हो तो वो एक अलग चीज होती है कि यार मैं इससे रिलेट कर पा रहा हूँ। हम्म। और आप ना किसी को बताओगे नहीं, लेकिन आपको लगेगा कि यार अच्छा मैं ऐसा हूँ क्या, अच्छा मैं ऐसा गलत करता हूँ। हम्म। फिल्म का शायद मतलब मैं फिल्म को इस तरीके से देखता हूँ कि एक सिंपल जो कहानी है, ऑर्डिनरी कहानी है, उसको आप जब प्रेजेंट करते हो उससे, खैर मैं ये नहीं कह रहा कि सिनेमा ऐसा ही होता है, जस्ट ये कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा पसंद है। क्योंकि जिन फिल्म मेकर्स को मैं काफी पसंद करता हूँ, आज माइकल हैना की एक फिल्म मेकर है, तो उनकी फिल्में भी ऐसे होती हैं। सौरभ शाहिद है, सत्यजीत रे, तो इन लोगों की फिल्में बड़ी सिंपल सी जैसी होती हैं, सत्तर पंचानवे। ठीक है। खैर दूसरी जो मेरी फिल्म है ओपरी पराई, वो एक औरत है मोनिका के नाम से, मतलब शादीशुदा औरत है। अचानक से पता चलता है कि उसके दिन अंदर किसी की आत्मा आ गई है। ओके। और ये किसकी है कि आसपास का जो गांव है, उसमें किसी लड़के का 15-20 दिन पहले मर्डर हो गया था। और पता चलता है कि उसकी आत्मा इससे आई। अच्छा। तो वो फिर ऑडियंस देखेगी भाई, क्या आत्मा आई हुई है, क्या ये नाटक कर रही है, क्या कोई बीमारी है या क्या है, तो वो मैं अभी रिवील नहीं करूंगा। राइट। पर इस तरीके से जो है कुछ एक थोड़ा सस्पेंस है, थोड़ा ड्रामा है, इस तरीके से बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं जल्दी देखूंगा इसको भी। और मुझे लगता है, मुझे तो मैं रिकमेंड भी करूंगा जितने भी हमारे दर्शक इसको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी इस दोनों मूवीज को चेकआउट करें। एक वेब सीरीज है, एक मूवी है। एंड स्टेज ऐप आपने बताया ना, स्टेज ऐप पे अवेलेबल है ना? तो स्टेज ऐप जो है, दोनों हाँ। चीजें आपको मिले। हाँ, जी आप जी। उसमें जाके ये दोनों और चीज़ें देख एक सकते हैं। एक एक शॉर्ट फिल्म है टेक केयर के नाम से, जी। तो यूट्यूब पे आप शायद करोगे कि विजेता भैया टेक केयर सिक्स सिग्मा, ठीक। शायद वो आ जाएगी। वो ओके। 8 मिनट की फिल्म है और नेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी वो नॉमिनेट हुई। तो वो एक मतलब जो आजकल हम देख रहे हैं कि भाई नौकरी के चक्कर में लोग बाहर चले जाते हैं, हम्म। तो अपने माँ बाप रह जाते हैं। वो आप अकेले रह तो जाते इससे रिलेटेड ज्यादा कुछ मैं रिवील नहीं करूंगा, क्योंकि 8 ही मिनट की फिल्म है, तो वो भी देख। श्योर श्योर। तो मुझे तो भाई बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आप इसी तरह से अच्छा काम करते रहिए और इसी तरह से बढ़िया लिखते रहिए। जाने से पहले आपकी एक कविता और सुनना चाहेंगे, अगर आप सुना पाए तो। तो ठीक है सर, एक और मैं आपको सुनाता हूँ। ये है कि कई लोग कहते हैं कि यार न्यूट्रल, ये शब्द हमें काफी ज्यादा सुनने को मिलता है कि यार न्यूट्रल रहो। न्यूट्रल रहो। और है ना, पॉलिटिक्स के संदर्भ में भी ये सुनने को मिलता है, पर शब्द को ना बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाता है। देखिए। न्यूट्रल असल में क्या है कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, इनके खिलाफ कोई भी हो, आप उसका विरोध करो और आप हमेशा इन वैल्यूज के सपोर्ट में खड़े रहो। अभी लेकिन क्या हो गया, अरे यार तुमने इस पार्टी के बारे में इतना बोला,
इसके में भी इतना बोलो, इसके इतनी, तो ऐसे थोड़ी ना होते, मतलब आप जो गलत है तो आप गलत को गलत बोलोगे, सही को सही बोलेंगे, है ना। और ये तो चलिए केवल पॉलिटिक्स की बात हुई, गलत इवन को इस तरह हम से रियल लाइफ में गलत को इस तरह से भी जस्टिफाई किया जाता है, भाई देखो उसने भी तो किया था ये, तो हमने कर दिया तो क्या हो उसने भी किया तो क्या था? हाँ, मतलब इस तरीके से। हाँ तो ये है, पर्सनल लाइफ में भी प्रोफेशनल लाइफ में भी इस तरीके की सिचुएशन काफी सामने आती है जी। कि आप किसी का, मतलब जिसका आपको साथ देना चाहिए, आप उसका साथ नहीं देते हैं। आप कहते हैं यार मैं तो ना चक्कर में नहीं पड़ रहा भाई, मैं तो अपना साइड में हूँ और मुझे तो कोई मतलब नहीं है। फिर लोग ये नहीं सोचते कि यार तुम्हारे साथ अगर कभी कुछ होगा तो फिर तुम्हारे लिए आवाज कौन उठाएगा। तो इसी को ही लक्षित करते हुए एक कविता है कि क्या वह खराब आदमी है जो पी रहा है कोका कोला। रुकिए जरा सुनिए। वह पी रहा है कोका कोला, दूर खड़े हुए, जब पास की बस्ती में आग लगी। उसने मिट्टी का तेल नहीं छिड़का, उसने आग नहीं लगाई, उसने माचिस नहीं जलाई, लेकिन जब आग लगी बस्ती में तो उसने आग नहीं बुझाई। क्या बात। वह पीता रहा कोका कोला, आईपीएल का स्कोर देखता रहा, आग की लपटों में वह हाथ सेकता रहा। तो खुद के चेहरे पर उदासीनता का लेप लगाकर, अपने माथे पर न्यूट्रल होने का लेबल सजाकर, लेकिन कुछ नहीं होता न्यूट्रल जब बस्ती में आग लगी। जो लोग आग लगाते हैं वे होते हैं दरिंदे, और जो देखते हैं तमाशा वे भी होते हैं आग के नुमाइंदे। हम्म। एक तरफ ये लोग जो धधकने देते हैं आग को, और दूसरी तरफ होते हैं आग बुझाने वाले। बीच का कोई और तीसरा न्यूट्रल रास्ता नहीं होता जब आग लगी हो बस्ती में। आप किस तरफ हैं? क्या आपके हाथ में कोका कोला का गिलास है या पानी की बाल्टी? बहुत ही खूबसूरत, इसमें जो आपने एक वर्ड यूज किया ना, आग के नुमाइंदे, वो इतना खूबसूरत है और इतना क्या कहते हैं, एकदम परफेक्टली उस कविता को एकदम एक वो देता है, वैल्यू देता है। वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। तो विजेता भाई इसी तरह से अच्छा लिखते रहिए। देश में जो ज्ञान है, या कह लीजिए अवेयरनेस की जो अलग है, वो जगाते रहिए आप। और ध्रुव भाई को भी हमारी तरफ से नमस्ते बोलिएगा। उनको भी हम बहुत, मैं तो लगातार उनके वीडियोस सुनता रहता हूँ, एंड मुझे बहुत लॉजिकल लगते हैं। मैं ऐसे किसी को भी समर्थन नहीं करता हूँ, अपनी आंखें अपने दिमाग को खुला रखता हूँ, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि जी जी। वो करना भी नहीं चाहिए सर। मतलब किसी को भी, हम्म। ना किसी पार्टी को, ना किसी यूट्यूबर को, क्योंकि देखिए जी खुद भी क्या कहते हैं आपको दी। और मैं तो कई लोगों को भी ये कहता हूँ कि कहते हैं कि यार हम आपका कंटेंट देखते हैं। कहता हूँ कि यार हो सकता है कभी हमसे भी गलती हो जाए, हम भी इंसान हैं। तो आप अपने विवेक से भी सोचिए, चीजों को जांचिए, परखिए। हम्म। और क्योंकि हम इंसान हैं, और इंसान का मेन चीज क्या है, एक इंसान ही ऐसी स्पीशीज है जो रैशनल होती है यार, जो सोच सकती है इस तरीके एग्जैक्ट। से। तो अगर हम सोचेंगे नहीं तो क्या फिर हम इंसान भी हैं? हाँ। फिर तो हमने अपने आप को बिल्कुल ही भेड़ वगैरह बना लिया ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप किसी पार्टी के वर्कर हैं तब तो चलो भाई, क्या गए कि भाई आपकी दाल रोटी तो चल आपका रही है। जॉब है, हाँ, राइट। अदरवाइज तो कुछ सेंस नहीं बनता कि कोई सेंस नहीं बनता कि आप किसी पार्टी का वो करो। वो तो फिर अदरवाइज डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वही वॉर्प हो जाएगा। कोई बात। डेमोक्रेसी का बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि यार हमने एक मैनेजर चुने हैं देश को चलाने के लिए। हम्म। किसी भी मैनेजर को आप सैलरी पे रखते हो, एमपीज को या पीएम है, सीएम है, सबको सैलरी मिलती है, तो आप पूछते हो ना कि यार मेरा अकाउंट सही से मैनेज कर रहे हो ना, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो। आप चेक रखते हो, सवाल पूछते हो, तभी डेमोक्रेसी है। अदरवाइज ये नहीं होगा तो फिर डेमोक्रेसी है। ठीक है विजेता भाई, जाते जाते एक छोटा सा सवाल और रखना चाहूंगा कि आप और ध्रुव भाई दोनों में से, कि अभी आप लोग जो काम कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाते हुए, कभी इन फ्यूचर पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का सोचा है, या कुछ ऐसा माइंड पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं है। और इसका मैं रीजन भी बता देता हूँ। एक तो हम लोगों का शायद दोनों का ही वैसा सा नेचर भी नहीं है बहुत ज्यादा कि भाई भाषणबाजी देने का या वो। और ऊपर से फिर एक और क्या प्रॉब्लम है कि पॉलिटिक्स एसेंशियली क्या है कि एक जो ओवरटर्न विंडो होती है ना, मतलब समाज में एक्सेप्टेबल थॉट्स की जो एक विंडो होती है,
पॉलिटिशियन को इसेंशियली उसके अंदर फंक्शन करना होता है ना, कि समाज में अगर ये विचार एक्सेप्टेबल है तो उसको वही बोलना पड़ेगा, है ना, कुछ और नहीं बोल सकता। तो लेकिन और अगर वो वैसा नहीं करेगा तो फिर वो नहीं आ सकता पॉलिटिक्स। तो हमारे लिए थोड़ा सा ये पॉसिबल है अपने थॉट को कॉन्स्ट्रेन करना। हमें ये है कि यार सच एक्सट्रीम कुछ नहीं होता, सच तो सच होता है, भले ही लोगों को वो कितना भी रेडिकल लगे, एक्सट्रीम लगे, भले ही बहुत ही कम लोग हों जो उससे एग्री करते हो, इट डजेंट मैटर। क्योंकि जब देखिए बुद्ध ने कोई बात कही, कोई भी तो उनसे एग्री नहीं कर रहा था, है ना, लेकिन उन्होंने तो बात कही। सोक्रेटिस जो थे उनको भी जहर का प्याला दे दिया गया था, ठीक है, या यीशु को देखिए आप, उनको सूली पे चढ़ा दिया गया था। तो एक इस पर भी हमने एक मतलब कविता लिखी। तो लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि यार कम लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे तो इसलिए मैं ये विचार ना बोलूं। लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं हो सकता। पॉलिटिक्स में आपको देखना पड़ता है कि यार एक लार्ज परसेंटेज ऑफ पीपल तो किस विचार को थोड़ा मानती है, उस हिसाब से थोड़ा सा आपको बोलना पड़ता है। तो इसलिए हमारा ऐसा आइडिया नहीं है। हमारा एक जो मिशन कह लो या हमारे दिमाग में एक ख्वाब कह लो, वो ये है कि ओवरऑल सिस्टम को हम इतना अच्छा कर दें कि अच्छे ही लोग पॉलिटिक्स में आए।